यू आर वॉचिंग नेहाज बायोलॉजी। हमें आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करना है। आप में से एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि मैं क्वेश्चन डिस्कशन भी करवाऊं, तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास के लिए डिस्कस कर लेते हैं और जो भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो हम बाद में कर लेंगे। एक और चीज, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन डिस्कशन वाली वीडियो ज्यादा चाहिए या थ्योरी वाली। अभी मुझे लगता है क्वेश्चन डिस्कशन, बट आप में से बहुतों ने बोला था कि थ्योरी चाहिए, तो देख के एक बार जरूर बताना कि आपको कौन सा बेटर लगता है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैंने 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं अभी आपके लिए, तो उन्हें डिस्कस करते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे आपको क्या बोला है। देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले आए हुए हैं, तो आपको उनकी ट्रिक्स पता होनी चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना है, वही मैं आपको अभी बताऊंगी। तो इसके अंदर क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसकी वजह से इंट्रोग्रेशन होता है। इंट्रोग्रेशन होता क्या है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो इंट्रोग्रेशन का मतलब है इंट्रोड्यूस करना। मान लो एक जीन है आपके पास, उस जीन को आप डालना चाहते हो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वो जीन आप डालना चाहते हो, उसे डालने के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। उनमें से एक है जिसे इंट्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इंट्रोग्रेशन इज बेसिकली बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग, ठीक है। जैसे बैक क्रॉस करते हैं ना, यानी जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी क्रॉस हम पेरेंट्स के साथ करते हैं, वैसे ही बैक क्रॉसिंग यहाँ जो है वो बेसिकली है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन आप डाल रहे हो और कैसे डालने की कोशिश कर रहे हो, बार बार बैक क्रॉस करवा के। और ये जो बैक क्रॉस होती है, ये बेसिकली एक टाइप की क्रॉस है, हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर होता है। और इसके बाद जो भी आपकी जीन होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बोलना कि ओनली बैक क्रॉसिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इंट्रोग्रेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन परमानेंटली, ठीक है। तो परमानेंटली है तो उस जीन का स्टेबलाइजेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए बी मस्ट बी द आंसर। रिपीटेड हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, मतलब बार बार हाइब्रिडाइज तो कर रहे हो, बट जो जीन है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिज्म में बैक क्रॉसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्यूटेशन हो नहीं सकता, तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं है। तो बी मस्ट बी द आंसर हियर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड वाला जो है वो लैक ओपेरॉन से रिलेटेड है। तो लैक ओपेरॉन में आपको बताया कि नॉनसेंस म्यूटेशन होती है जीन में जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड कर रही है। तो आपको पता है लैक ओपेरॉन में जेड, वाई और ए 3 जीन्स होती हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जेड बनाती है। तो इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, was found to interfere with the expression of downstream permease and transacetylase gene. Permease is coded by Y gene, ट्रांसएसिटाइलेज इज कोडेड बाय ए जीन। तो आपको बोला है कि इसमें म्यूटेशन होने की वजह से ये जीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। तो इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन उसे करेक्टली एक्सप्लेन करती है, क्या चीज यहाँ पे हुई है। तो यू कैन सी, इससे पहले जो भी जीन्स होंगी उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कि कोई इफेक्ट है। तो इसका मतलब ये सारी जीन्स एक्सप्रेस कर रही हैं, बट इसके जो डाउनस्ट्रीम जीन्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर रही। तो जब भी एक म्यूटेशन की वजह से डाउनस्ट्रीम वाली जीन्स एक्सप्रेस नहीं करती हैं, उसे हम बोलते हैं पोलर इफेक्ट या पोलर म्यूटेशन। तो बेसिकली एक म्यूटेशन एक पोल की सारी चीजों को अफेक्ट कर रही है, तो इसीलिए पोलर इफेक्ट बोला जाता है। तो वो यहाँ पे आंसर होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन वगैरह की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशन तो पहले ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होगा ना, रिलीज फैक्टर वगैरह जो होगा वो बाद में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट नहीं हो सकता, ये पोलर इफेक्ट है, ठीक है। तो वो आपको बताया। नेक्स्ट इज दिस थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस इज नॉट करेक्ट। क्या सही नहीं है। लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, सही है। एटीपी एनएडीपीएच थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में बनता है, सही है। ये दोनों लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है। ल्यूमेन जो है वो इंटरकनेक्टेड रीजन जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के हैं उनसे अनक्लोज है, ये भी सही है। तो ल्यूमेन बीच में होता है, जैसे ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर तो इंटरकनेक्टेड है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन।
NADPH is produced during carbon reaction. This is incorrect. Carbon reaction is basically the dark reaction or Calvin cycle. और dark reaction या Calvin cycle के अंदर NADPH बनता नहीं है, यूटिलाइज होता है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता है इसका आंसर. Next we have this question. This is fourth one, I think. Yes. So this fourth question is stating a bacterial culture is initiated from a single bacterial cell जिसके पास DNA repair mechanism deficient था, मतलब DNA repair mechanism नहीं था, और फिर it is inoculated into several individual test tubes and allowed to grow in parallel. Wild type cells are also inoculated in a similar manner and उन्हें भी आपने grow किया, और बहुत सारी जनरेशन के बाद इंडिविजुअल कल्चर्स को टेस्ट किया रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स के लिए कि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट हैं या नहीं है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली आउटकम को बता रही है? तो फर्स्ट बोला है मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेल्स वुड इमर्ज इन डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट एंड ऑल वाइल्ड टाइप विल बी सेंसिटिव. तो ऐसा भी नहीं है, सारे वाइल्ड टाइप सेंसिटिव नहीं हो सकते, उनके अंदर भी तो म्यूटेशन हुआ होगा ना. तो अगर उनके अंदर म्यूटेशन हुआ है तो उसका मतलब कि उनके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेल्स डेवलप हो सकते हैं, तो इसीलिए ये गलत है. वाइल्ड टाइप सेल्स मोर बनाएंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि वाइल्ड टाइप सेल्स में कम म्यूटेशन हो रही है. डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट है तो डीएनए रिपेयर ढंग से नहीं हो रही है, यानी ज्यादा म्यूटेशंस. तो डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सेल्स में ज्यादा बनेंगे और वाइल्ड टाइप में कम बनेंगे. ठीक है, तो इसीलिए सी इसका आंसर होना चाहिए, बाकी नहीं. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, कलर ब्लाइंड फादर है, उनकी डॉटर भी कलर ब्लाइंड है और टर्नर सिंड्रोम भी है, तो डॉटर का क्या जीनोटाइप होगा? ठीक है, और किसकी वजह से होगा? तो टर्नर सिंड्रोम तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, मतलब अपने आप हो जाता है. ठीक है, तो इसमें तो कोई किसी चीज का रोल नहीं है. बट क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंड फादर है और उनकी वजह से कलर ब्लाइंड डॉटर प्रोड्यूस हुई है, यानी एक्स क्रोमोसोम जो फादर का था वो डॉटर के पास गया है. ठीक है, तो इसका मतलब जो नॉन डिसजंक्शन वाला पार्ट है वो कहाँ से हुआ होगा? वो मदर की वजह से हुआ होगा. नॉन डिसजंक्शन इवेंट मदर में हुआ होगा, तो इसीलिए सी आंसर होगा. सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है कि सेवरल प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेशन की जरूरत होती है और इनमें से मतलब वो ऑल्टर कर देती है उनकी एक्टिविटीज, तो कौन से अमीनो एसिड्स में ज्यादातर फॉस्फोराइलेशन नहीं होता? तो सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन वगैरह में होता है, लाइसिन में नहीं होता, तो लाइसिन मस्ट बी द आंसर हियर. ये आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट. सेवेंथ क्वेश्चन है क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम्स का है मियोसिस के दौरान वो किसका फीचर है? क्रूसीफॉर्म होता है क्रॉस, तो क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर कब बनता है? तो ट्रांसलोकेशन के टाइम पे बनता है. अगर आपको याद हो तो कुछ फ्रेगमेंट एक क्रोमोसोम का दूसरे से मैच कर रहा है, तो इसीलिए क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर कॉन्टिन्यूअस कल्चर? मतलब कॉन्टिन्यूअसली आप कल्चर को फर्मेंट कर रहे हो तो कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? एक्सपोनेंशियल फेज ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, रिस्क ऑफ कंटामिनेशन कम होता है और केमोस्टेट अलाउ करता है मेंटेनेंस. तो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इज लोअर इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअसली एक कल्चर चले जा रहा है तो उसके अंदर कॉन्टिन्यूअसली रिस्क जो कंटामिनेशन का है वो ज्यादा होगा, तो सी मस्ट बी द आंसर हियर. आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो जिसमें हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर मैं कल भी यही कर पाऊंगी क्वेश्चन डिस्कशन. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.